Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12th और हम चैप्टर 4th पर पहुंच गए थे एंड पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्लास 10th के चैप्टर 4 के पार्ट 2 को आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। कि जो हैंड लेबर अभी हमने पढ़ा कि कैसे फैक्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि हैंड लेबर के साथ क्या हो रहा था और हैंड लेबर की जरूरत किसी को थी या नहीं थी या सिर्फ मशीन्स का ही काम चल रहा था। उसके बाद जो स्टीम पावर, जो वाष्प शक्ति की जो बात करते हैं, जो स्टीम से काम होते थे वो किस तरह से होते थे और हैंड लेबर का क्या काम था। जैसे कि आपके जो हैंड से आपका जो काम होता था उसमें फैब्रिक का काम, टेक्सटाइल्स का काम, बहुत सारे काम थे जो हैंड लेबर ही करती थी। तो उस तरह से आज उस चीज को हम देखेंगे कि किस तरह से वहां पर हैंड लेबर का जो है शॉर्टेज थी या बहुत ज्यादा लोग थे, एम्प्लॉयमेंट था या धीरे धीरे वो चीजें बंद हो रही थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन विक्टोरियन ब्रिटेन, अगर हम विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर कोई शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। वहां पर बहुत सारी जो लेबर थी वो पूरी की पूरी भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी। वहां पर बहुत सारे लोग थे, जो लेबर थी, ह्यूमन लेबर वहां पर थी। तो इस वजह से वहां पर जो लोग थे बहुत ज्यादा वो घूमते थे सर्च में, किसके, वर्क की, जॉब के और वर्क के लिए वो घूम रहे थे। एज यू विल नो, व्हेन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस वर लो। जब आपका कोई भी चीज है, अगर आपकी लेबर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एक काम को करने के लिए कई लोग आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो वेजेस हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, वो कम हो जाते हैं। क्योंकि एक काम को करने के लिए 10 लोग उपलब्ध होते हैं, तो इससे किसका फायदा हो जाता है? जिसको अपना काम कराना है वो किसी भी रेट में जो है, अब अगर कोई कहेगा एक काम को 300 के लिए, तो 10 लोग और खड़े हैं, तो उसमें कोई लोग ऐसे भी होंगे जो 280, 200 इन सब में भी मान जाएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे लेबर ज्यादा थी, एज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ लेबर, वेजेस आर लो। प्लेंटी ऑफ लेबर है बट वेजेस कम है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। तो अब ना तो उनको शॉर्टेज है लेबर की, ना ही पैसों की कोई दिक्कत है। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स। अब वो मशीन्स को नहीं चाहिए उनको, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ह्यूमन लेबर ऑलरेडी है। उसके बाद लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी उसमें, अब आपको मैंने पढ़ाया था कि मशीन्स खराब हो जाती थी, उसमें बहुत पैसा लगता था। तो अब इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको वो मशीन्स को नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां पर पहले से ही ह्यूमन लेबर काफी मात्रा में थी, काफी नंबर्स में थी। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वो सीजनल। अब एक आता है सीजनल डिमांड हो जाती है आपकी, जैसे कि क्रिसमस पे या सर्दियों के टाइम पर क्या होता था, पोर्ट्स पर काम चलता था, तो वहां पर लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो सीजनल डिमांड भी वहां पर काफी रहती थी। सो इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। गैस वर्क्स एंड ब्रूवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ, जिसमें आपके शराब के कारखाने हो गए, शराब जहां पर बनती थी, और गैस वर्क्स, ये सब सर्दियों में ज्यादा काम करता था। एंड इस टाइम पर क्या होता था, वर्कर्स को खूब भारी काम मिलता था और उनकी डिमांड भी काफी होती थी। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर। तो इसलिए सर्दियों में जो है ये जो मात्रा इसका जो काम का था ये बढ़ जाता था, डिमांड जो है बढ़ जाती थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, जहां पर प्रोडक्शन सीजनल फ्लक्चुएट करता है, कि कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जिसका जो प्रोडक्शन है वो सर्दियों में होता है, किसी का गर्मियों में होता है। तो जब जैसे जैसे जिस इंडस्ट्री में डिमांड होती थी लेबर की, तो वो सीजनल होती थी, तो उस टाइम पर तो वहां पर काम मिलता था, और दूसरे सीजन्स में वो लोग काम उनका ठप हो जाता था और वो लोग फिर घूमने लगते थे जॉब्स के लिए। सो A range of products could be produced only with hand labor. अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो हैंड लेबर से ही बन सकते थे। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, और वो यूनिफॉर्म्स बनती थी। स्टैंडर्डाइज्ड गुड फॉर अ मास मार्केट। अब मशीन से क्या होता था, एक वैरायटी के काफी सारी चीजें बन सकती है, मतलब कि सेम वैरायटी के आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स बन सकते थे। लेकिन बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप्स। और वो सब क्या था, कुछ ऐसे बहुत बारीक बारीक डिजाइन होते थे, वो क्या होते थे, वो सिर्फ हाथ से ही बन सकते थे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 500 वेराइटीज ऑफ हैमर्स, जो हथौड़े होते थे वो 500 वेराइटीज हैमर्स की थी, एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, एंड दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल। इसको ह्यूमन स्किल की जरूरत थी, ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की। तो इसलिए लोग किस पर रिलाई कर रहे थे, अभी भी ह्यूमन लेबर पर रिलाई कर रहे थे, मशीन पर रिलाई नहीं कर रहे थे। In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats and जो आपकी बुर्जुआ क्लास थी, preferred things produced by hand, और उनको भी क्या होता था कि जो हैंड से बनी हुई चीज है उसको ज्यादा प्रेफर करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट इन क्लास। अब हैंडमेड चीज को किससे, अब जैसे आप लोग भी देखते हैं आज के मार्केट में कि ये बहुत एंटीक है, ये हाथ से बना गया है, तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी उससे और सबसे ज्यादा होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें मशीनरी गुड्स का। तो इसलिए जो बुर्जुआ क्लास थी, एरिस्टोक्रेट्स थी, जो वहां के रिच लोग थे, वो उन चीजों को प्रेफर करते थे जो आपकी हैंड से बनी होती थी, क्योंकि वो उससे अपनी क्लास को जोड़ कर रखते थे। Why? Because they were better finished, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, अलग अलग उनको बनाया जाता था, and carefully designed. Machine made goods were for export to the colonies. और जो machine made थे, जितनी भी आपकी ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, ये वहां पर सप्लाई होते थे। So these were supplied to the colonies. In countries with labor shortage, लेकिन अगर हम बात करें उन कंट्रीज में, अब हम ब्रिटेन की बात करें, वहां पर तो भरमार है। अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जहां पर शॉर्टेज है, शॉर्टेज किस चीज की है, लेबर की शॉर्टेज है, वहां पर पॉपुलेशन भी कम है और लेबर वहां पर नहीं है। सो इंडस्ट्रियल, जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, दे वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर। अब उनको तो मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी, सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज्ड, कि जिससे कि ह्यूमन लेबर की हमें कम से कम जरूरत पड़े, क्योंकि एक मशीन 10-20 लोगों के बराबर काम करेगी, तो इसलिए वो मशीन्स पर ज्यादा भरोसा करते थे। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका। ये किसका केस है, अमेरिका। अमेरिका में जो है शॉर्टेज किसकी थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो वहां पर लेबर की शॉर्टेज थी, इसलिए वो लोग मशीन पर रिलाई करते थे। किस पर रिलाई करते थे, मशीन्स पर। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है इस पूरे लास्ट पैराग्राफ में, ब्रिटेन के पास कोई कमी नहीं थी लेबर्स की, तो इसलिए उनको मशीन्स की जरूरत नहीं थी, वहां पर लेबर खूब थी। अब अगर हम बात करें उनका लाइफ कैसा था, जो वर्कर्स थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। सो इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ वर्कर्स, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। अब जब इतनी ज्यादा मात्रा में वो है, लेबर इतनी ज्यादा है वहां पर, तो इससे क्या होगा, उसकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। जैसे कि एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रेवल्ड, जैसे ही पता चलता था कि कहीं पर जॉब्स मिल रही हैं, तो जो जॉब्स मिल रही है वो अर्बन प्लेस पे मिल रही है, आपकी अर्बन एरियाज में, और ये खबर पहुंचती थी कहाँ पर, कंट्री साइड, आपके पूरे गांव वगैरह में फैलती थी। तो लोग क्या करते थे, जो कंट्री साइड से लोग जो है वो अर्बन एरियाज में जो है मूव कर जाते थे, किसके उसमें, जॉब्स के, इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो इन सर्च ऑफ जॉब्स क्या होता था, लोग जो है कंट्री साइड टू अर्बन एरियाज मूव करते थे। और वो कहाँ पर रुकते थे, द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशन, या तो अपने किसी रिश्तेदारी के यहाँ, या कोई दोस्त है जो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है, वहां पर रुकते थे। इफ यू हैड अ रिलेटिव और फ्रेंड इन अ फैक्ट्री, तो आपके चांसेस ज्यादा होते थे कि आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे आज भी बोलते हैं ना कि भाई आपके जान पहचान वाले हैं तो जॉब लगवा दो, तो इसी तरह से तब होता था कि अगर किसी का जान पहचान वाला वहां पर ऑलरेडी है, तो वो जॉब मिलने के चांसेस उसको ज्यादा है। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, हर किसी के पास तो सोशल कनेक्शन नहीं है ना, वरना तो सभी जॉब वाले हो जाते। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, उनको हफ्तों वेट करना पड़ता था, अपनी जो है रात जो है वो कई बार स्थायी रैन बसेरों में और कई बार अस्थायी जो प्राइवेट होते थे उन सब में बितानी पड़ती थी। तो कहने का क्या मतलब है, ये सब चीजों को क्या समझाया जा सकता है कि जो लाइफ थी वर्कर्स की वो इतनी अच्छी नहीं थी, काम इतनी आसानी से वहां पर नहीं मिलता था। सीजनैलिटी, मैंने अभी आपको समझाया कि सीजनैलिटी ज्यादा थी। सो आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, एक बार सर्दियां चली गई, सपोज सर्दियों में ज्यादा काम है, सर्दियां खत्म हो गई, द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, वो फिर से सड़कों पर आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, और कुछ जो है अपना जो है वापस गांव में जाते थे, कुछ वहीं पर दूसरे जॉब्स ढूंढने लगते थे।
उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में कुछ वेजेस उनके बढ़ाए गए कि चलो कुछ ज्यादा इनको दे दिया जाए, बट उनकी हालत जो थी वेलफेयर की अगर हम बात करें वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसमें क्या है, द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। For instance, when prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly. Since the same wages could now buy fewer things. Suppose करो कि उनको सैलरी ज्यादा दे दी गई है, लेकिन चीजों की जो प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर वो पहले 2 ब्रेड खरीद लेते थे 3 रुपए में, और सपोज करो आज उनके पास 5 रुपीज है, लेकिन वो अब 5 रुपए में भी वो 2 ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इस तरह से हाल था कि वेजेस तो उनके बढ़ा दिए थोड़े बहुत, लेकिन उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका वेलफेयर है, वो और ज्यादा बेकार हो गया। ठीक है, प्राइसेस बढ़ गए। Moreover, the income of workers depended on not only on the wage rate. जो उनका वेतन दर होता था सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करती थी। What was also critical was the period of employment. कैसे? The number of days of work determined the average daily income, कि कितने दिन आपको जो है जॉब मिलती है। At the best of time till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. अगर बात करें तो 10% जो पॉपुलेशन थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी। और जब इकोनॉमिक महामंदी की हम बात करते हैं 1830s में, द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपका बेरोजगारी है, वो कहाँ पहुंच गया, 35 to 75% इन डिफरेंट रीजन। तो 10% तो था ही, लेकिन 35 to 75% भी पहुंच गया था। किस टाइम पर? जब इकोनॉमिक महामंदी की हम बात करते हैं। ओके उसके बाद एक मशीन आई थी स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अब लोगों को लगने लगा अब उनका हाथ का जो है काम खराब हो जाएगा। सो द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती थी, वर्कर्स जो है उससे चिढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो अगर हम स्पिनिंग जेनी का केस पढ़े, इससे क्या होता था, स्पिनिंग प्रोसेस को बढ़ा देती थी और इससे लेबर की डिमांड कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब वहां पर भी लोगों ने इसका जो है विरोध करना शुरू कर दिया। वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस पे आक्रमण करने शुरू कर दिए। सो दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक ये चलता रहा। आफ्टर द 1840s, बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज, ओपनिंग अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोड्स वर वाइडन, और उसके बाद फिर जो है रोडों को चौड़ा करने का काम, रेलवे स्टेशन का काम, रेलवे लाइन का काम, डग्स को जो डग करना होता था टनल्स को, उसका काम, फिर ड्रेनेज का काम, सीवर्स का काम, रिवर्स का काम। तो वो सब चीजें जब आई तो फिर उसके बाद जो है नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी डबल हो गए, और फिर आगे भी 30 साल में दुगना हुए। तो इस तरह से जो है काम चल रहा था उनकी लाइफ्स का। अब अगर बात करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बहुत पहले की, हमें 19th 18th सेंचुरी की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज हम पढ़ेंगे कि कॉलोनीज में किस तरह से औद्योगिकीकरण की बात करते हैं। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के बिना तो हम कोई भी टॉपिक इसमें पढ़ ही नहीं सकते हैं। इंडिया को तो हमें देखना ही पड़ेगा कि अगर दूसरे देशों में इस टाइम पर कुछ चल रहा था तो इंडिया में उस टाइम पर क्या चल रहा था। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया एंड सी हाउ अ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस। Once again, we will not look only at the factory industries, but also non-mechanized sector. ठीक है, we will limit our discussion primarily to the textile industry, और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ कपड़ा उद्योग के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, अगर हम बात करें जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स है वो क्या था। Before the age of machine industry, silk and cotton goods from India dominated the international market. ये हर किसी को पता है, आपने 9th में भी पढ़ा है कि जो इंडिया का जो सिल्क, कॉटन, स्पेशली कॉटन जो गुड्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में पूरा सप्लाई करते थे, और ये पूरा डोमिनेट करते थे हर किसी कंट्री के अगर कंपैरिजन की बात करें। कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज, बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। जो मोटा कपास है वो और भी बहुत जगह बनता था, लेकिन जो उसकी फाइन क्वालिटी आती थी वो आती थी इंडिया से। अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान। वो पंजाब से अफगानिस्तान लेकर जाते थे, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरीड, उसके पूरे के पूरे थान वो लेके जाते थे।
उसके बाद अ वाइब्रेंट सी ट्रेड, उसके बाद सी ट्रेड कैसे हुआ? सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, मसूलीपट्टनम on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. तो ऐसे ऐसे जो है अब सी ट्रेड भी होने लगा। लैंड वाला तो हो ही रहा था, सो लैंड वाला कैमल्स के थ्रू होता था एंड फिर सी ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। तो इंडिया का काफी, जो इंडिया टेक्सटाइल था वो काफी डोमिनेंट था, काफी अच्छी उसकी क्वालिटी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ? पहले क्या होता था कि मर्चेंट्स जो है वो खरीदते थे गाँव में जाकर, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व, वो उसमें इन्वॉल्व होते थे। वो किसी गांव में जाते थे, एडवांस देते थे वीवर्स को, वहां से कपड़ा खरीदते थे या जो भी पूरा वेराइटीज वगैरह सब लेते थे और फिर वो जाकर जो है पोर्ट पे जाकर बेच देते थे और फिर जो शिपर्स थे वो उसको लेकर चले जाते थे। लेकिन बाय 1750s तक ये इंडियन मर्चेंट्स ने जो है कर रहे थे कंट्रोल। उसके बाद ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। कैसे? यूरोपियन कंपनीज को जो है ग्रेजुअली उन्होंने पावर ली। पहले तो उन्होंने अपने कंसेशंस जो है लोकल कोर्ट से उन्होंने ले लिया, जैसे जहांगीर के कोर्ट में जाकर ले लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे उस इजारेदारी से फिर उन्होंने वो पूरा इजारेदारी अपना राइट जो है वो बना लिए, वहां पर मोनोपोली जो है उनकी ट्रेड में होने लगी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरा ही अपना डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। हुगली एंड सूरत का जो है पोर्ट्स कम हो गया और कहाँ का ज्यादा फिर हो गया? एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, ये बिल्कुल फेल हो गया। एंड द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगेन ड्राइंग अप एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट। अब जो पहले बैंकर्स और मर्चेंट्स थे जो गांव से जाकर खरीदते थे, अब वो धीरे धीरे जो है बिल्कुल कम हो गए, पैसा उनके पास रहा नहीं, तो अब वो जो है डायरेक्टली वहां से नहीं खरीदते थे। In the last year of 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. अगर हम बात करें तो कितनी थी? 16 मिलियन। और 1740s तक आते आते कितनी रह गई थी? सिर्फ 3 मिलियन। तो देखिए पहले क्या थी? 1.6 करोड़ के आसपास, अब सिर्फ रह गई है वो 30 लाख। तो कितना जो है डिफरेंस उसमें आ गया था, कितना डिफरेंस आ गया था। While सूरत एंड हुगली डिकेड, अब सूरत और हुगली पर जो है बिल्कुल ड्रामेटिकली फेल हो रहा था एक्सपोर्ट, बढ़ कहां पर रहा था? बॉम्बे एंड कैलकाटा जो है ग्रू कर रहे थे उस टाइम पर। एंड दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल पावर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी कॉलोनियल पावर की। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज, और वो यूरोपियन शिप में ही कैरी होते थे, यूरोपियन कंपनी ही अब उसको ऑपरेट करते थे। हाउ डिड दिस चेंजेस इफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड अदर आर्टिसंस? अब वीवर्स की लाइफ इससे कैसे इफेक्ट हुई? अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले मर्चेंट्स और जो आपके बैंकर्स होते थे वो डायरेक्टली कनेक्ट होते थे वीवर्स से, और वो उन लोगों को एडवांस देते थे और वो उनके लिए बुनते थे और उनको सप्लाई करते थे। अब धीरे धीरे कैसे चेंजेस होना शुरू हो गया? देखिए, बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक in the 1760s and 70s, East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. अब वो तो नहीं दे सकते हैं, तो जो फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो भी मार्केट में हैं अपने उस क्लॉथ के लिए। सो द वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। अब देखिए, फ्रेंच को भी जाना है कपड़ा, ठीक है, वो लोग भी खड़े हैं, पोर्तुगीज भी खड़े हैं, उसके बाद आपके ये भी आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। तो अब क्या होना है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आ गए। अब एक आपका जो है वीवर है, वो जो इनमें सबसे अच्छा जो दाम बोलेगा वो उसको देगा। तो ठीक है, तो वहां पर क्या है? बार्गेनिंग चल रही है। इन देयर लेटर्स बैक टू, ये किससे पता चलता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ से भेजते थे कंपनी ऑफिशियल, वो यही बताते थे कि बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस है, इसलिए सप्लाई में दिक्कत है। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ले ली तो सब हट गए, धीरे धीरे जो है हटने लगे। तो उन्होंने किस तरह से वीवर्स की लाइफ को खराब किया वो देखिए। फर्स्ट, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर। सबसे पहले तो उन्होंने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। लो भाई, अब किसको बेचोगे तुम, अब हम ही हैं, ठीक है।
तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया वीवर्स के ऊपर। उसके लिए उन्होंने क्या किया, गांव में जहां पर वीवर्स होते थे उनके ऊपर एक बिठा दिया सुपरवाइज करने के लिए, गोमास था। ठीक है, वो क्या करता था, सुपरवाइज करता था वीवर्स को, उनकी सप्लाईज को कलेक्ट करता था, उसके बाद क्वालिटी को चेक करता था और तब वो भेजता था आगे। इससे क्या हुआ, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। अब अदर बायर्स से वो कर ही नहीं सकते हैं, वीवर्स जो है अब सिर्फ सीधा किसको देंगे, कंपनी वालों को देंगे। उससे फिर क्या होगा, जैसे ही एक बार ऑर्डर आ गया उसके बाद ऑर्डर ले लिया उन्होंने, उनको लोन मिल गया, उन्होंने अपना जो है काम करना शुरू कर दिया, वर्क इन प्रोसेस है। अब जिसको लोन दिया है अब उसको लोन भी वापस करना है, बेनिफिट चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट कमाना है, अब वो उसको सप्लाई कर देगा। तो अब क्या हो रहा है, अब वो सिर्फ जिसका ऑर्डर ले रहा है उसी को बेच रहा है। अब उसका कितना प्राइस वो ले रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी और के पास जाने के लिए। और जैसे ही जो लोन्स जो है बढ़ते जाते थे और ये सब चीजें बढ़ती गई, तो जो है वीवर्स ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने एडवांस लेना शुरू कर दिया कि उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। लेकिन जब उसको प्राइस नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, तब उनकी हालत खराब हो गई। अब जब वीविंग करते हैं तो एक प्रोसेस में भी कितने काफी लोग लगते हैं, तो उनकी जो सारी फैमिली थी वो सारी की सारी इसी प्रोसेस में काम करती थी। पूरे की पूरी वीवर फैमिली, उनके बच्चे, वाइफ, सब जो है उसी में एंगेज थी इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between the weavers and गोमास्तास। जो सुपरवाइजर बैठाया हुआ था और जो वीवर थे उनके बीच में झगड़े होते थे। और जब झगड़े होते थे तो उससे क्या होता था, अब ये जो गोमास्ता जो सुपरवाइजर है वो पावरफुल था, वो उनको पीटता भी था अगर आनाकानी वो करता था तो, या किसी और से बात करता था। और उसका कोई लिंक भी नहीं था उन लोगों के साथ। जैसे पहले क्या था, पहले जो मर्चेंट्स होते थे उनका लिंक होता था इनके साथ डायरेक्टली, तो वो उनकी चीजों को समझते भी थे वीवर्स। अब ये तो सुपरवाइजर है, इसको तो पैसा मिलेगा अपना कमीशन, तो ये उस हिसाब से काम करता था। तो इसलिए अब ना ही तो वो सप्लाई किसी और को दे सकते थे, ना किसी और से बात कर सकते थे। अब उनके पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं था सिवाय कंपनी को देने के लिए। ठीक है, अब इन मैनी प्लेसेस, अब कुछ लोगों ने तो क्या किया, जाकर अपने दूसरे गांव में रहने लगे, वहां से माइग्रेट हो गए। और कुछ लोगों ने विद्रोह भी किया, अपोज भी किया। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स। अब उन्होंने लोन्स को रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, अपनी वर्कशॉप्स बंद कर ली और उन्होंने एग्रीकल्चरल लेबर का जो है काम करना शुरू कर दिया। बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी, कॉटन वीवर्स फेस्ड अ न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और फिर 19th सेंचुरी की जब बात आई तो कॉटन वीवर्स को एक और नई प्रॉब्लम आ गई। वो नई प्रॉब्लम क्या थी वो देख लीजिए। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ये क्या था, लेट्स सी। In 1772, Henry Putlow, a company official, had ventured to say that the demand of Indian textile could never reduce. इसने क्या कहा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है वो पूरे विश्व में कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। Since no other nation produced goods of the same quality. तो ये 1772 में हेनरी पोर्टलो ने कहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी डिमांड खत्म हो गई। क्यों? Yet by the beginning of 19th century, we see the beginning of a long decline of textile exports from India. In 1811-12, 1811-12 की बात करें तो 33% जो है इंडियन एक्सपोर्ट था, लेकिन 1850-51 में ये 3% से भी कम था। ठीक है, 3% से भी कम था। तो कितना, ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें कहाँ से आई, क्या इम्प्लीकेशंस थी, क्यों ये सब होता गया? अब देखो, जैसे जैसे इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रीज बढ़ गई, अब उन्होंने जो है इंपोर्ट जो है बंद कर दिया। उन्होंने ऐसे अपने पार्लियामेंट को प्रेशराइज किया कि अब इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएं और जो है अब कॉटन टेक्सटाइल पर अब जो ब्रिटेन वाले जो प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो ही अपने देश में बेच सके, हमें दूसरे देश का नहीं चाहिए। अब दूसरे देश का जो है कोई कंपटीशन है नहीं, अब उन्होंने मना कर दिया कि हम ही प्रोड्यूस करेंगे, हम ही बेचेंगे। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufactures in Indian market as well. और जो मशीन के कपड़े हम यहाँ पर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, वही इंडिया में भी भेजे जाएंगे।
Exports of British cotton goods increased dramatically in early 19th century. उन्होंने जो लोग इंपोर्ट करते थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इंडिया में भी वहां के बने हुए कपड़े आने लगे। अब देखा जाए तो एट द एंड ऑफ 18th century there had been virtually no import of cotton price goods into India. But उससे पहले कोई भी कॉटन का जो इंपोर्ट है भारत में नहीं होता था, भारत नहीं लेता था किसी से भी। बट 1850 तक कॉटन पीस गुड्स कंस्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडियन इंपोर्ट्स, और बाय 1870s ये 50% हो गया था जो बाहर का कपड़ा था। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। सबसे पहले अब वो बाहर नहीं भेज सकते तो एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया। सबसे पहले क्या दिक्कत आई, एक्सपोर्ट जो है बंद, एक्सपोर्ट बिल्कुल नील हो गया। उसके बाद एंड द लोकल मार्केट श्रैंक बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, वहां का ही आता था। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट द इंपोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप दैट वीवर्स कुड नॉट इजीली compete with them. अब एक तरफ सस्ता कपड़ा है, एक तरफ महंगा कपड़ा है, तो जो जनरली लोग होंगे वो किसको खरीदेंगे, वो इसी तरफ जाएंगे। तो इसलिए अब कंपटीशन भी धीरे धीरे खत्म हो गया, लोग इसी तरफ भाग रहे थे, मशीन्स की तरफ। ठीक है। By 1850s, reports from the most weaving region of India narrated story of decline and desolation. अब उनका बुरी तरह डिक्लाइन था। अब एक प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हो गया, दूसरी प्रॉब्लम थी रॉ कॉटन की। अब जब अमेरिका से रॉ कॉटन सप्लाई होता था, लेकिन सिविल वॉर वहां पर चल गया, और जैसे ही सिविल वॉर वहां पर ब्रोकआउट हुआ तो वहां की जो सप्लाईज थी वो कट ऑफ हो गई, और ब्रिटेन ने कहाँ का रुख लिया, इंडिया का। अब पहले जो रॉ कॉटन अमेरिका से आता था उसे रॉ कॉटन भी इंडिया से चाहिए। अब इंडिया से रॉ कॉटन लेकर मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर इंडिया को ही बेचेंगे। सो नाउ weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton in exorbitant prices. उनके मनमाने प्राइसेस पर ही इंडियन वीवर्स इंडिया से ही रॉ कॉटन खरीदेंगे। In this situation weaving could not pay. अब वो क्या करेंगे, अब उनको जब रॉ कॉटन इतना महंगा पड़ेगा तो वो ये काम ही नहीं करेंगे। तो क्या क्या दिक्कत थी, एक्सपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद, और जो रॉ कॉटन थी जिससे आगे काम होता था, रॉ कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए थे। तो इस तरह धीरे धीरे इंडिया की जो हैंड टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी, जो उनकी वर्कशॉप्स थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई। Then by the end of 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industry possible survive? तो वो कैसे सर्वाइव करती? So this was about the part 2 of the video. अभी हम फाइनल पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज का माप। अभी हमने टेक्सटाइल के बारे में देखा, अभी हम फैक्ट्रीज के बारे में पार्ट 3 में देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।